इसका सार रख सकते हैं। तो जब तक भैया नहीं आते हैं तब तक सार रखें। उसके बाद फिर भैया आएंगे तो भैया से हम लोग सुनेंगे आगे इसी कड़ी में। हीरालाल भैया जी कुछ रखेंगे? भैया सबको नमस्ते। भैया मेरी तैयारी तो नहीं है। एक ठीक है भैया। प्यारेलाल भाई जी हैं, उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं। जी भैया, ठीक है। प्यारेलाल भैया जी नमस्ते। हेलो भैया। नमस्ते भैया। मैं सुन ही नहीं पाया हूँ भैया पिछले अच्छा। कार्यक्रम जी। हाँ। ठीक है भैया, मैं थोड़ा सा रख लूंगा। जी 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 भैया, असल में इसको पहले से करना पड़ेगा, थोड़ा सा 5-10 आधा घंटा 1 घंटा पहले से भी। जी जी। जी जी भैया रखिए। ठीक है। तो पिछले रविवार की जो शुरुआत हुई उसमें साधन भैया जी के द्वारा जो रखा गया, तो प्रारंभ जहाँ से किया गया वहाँ था कि कोई मेरे पड़ोस में कोई घर है और उस घर में कोई व्यक्ति भी नहीं है, ताला भी नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ है और वहाँ कुछ सामान रखा हुआ है। और वहाँ से यदि हम वो कोई सामान उठाते हैं अपने मन से, तो ये सामाजिक रूप से इसकी स्वीकृति नहीं होगी और ये गलत माना जाएगा। तो परधन की व्याख्या करते हुए यहाँ सबको स्वीकार है कि ये स्वधन नहीं है। यहाँ से शुरुआत करते हुए आगे की जो बात चर्चा हुई, उस चर्चा में संविधान कब से है इसकी चर्चा हुई। तो अलग अलग समुदाय में अलग अलग मान्यता के साथ जो अध्यात्मवाद है वहाँ सबकी जो लिखित धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक नियम के लिए जो भी है वो सारा संविधान का प्रारंभिक स्वरूप के रूप में ध्यानाकर्षण भैया जी के द्वारा कराया गया। हर धर्म में कुछ न कुछ लिखा हुआ है और लिखा लिखा हुआ जो भी वाङ्मय है वह ईश्वर वाणी के रूप में लिखा हुआ है। उसमें बाइबिल की, कुरान की और फिर अपने जो धर्म में यहाँ भारत में मानते हैं हम लोग वेद का, ये सभी ईश्वर वाणी के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। ईश्वर वाणी को किसी व्यक्ति ने, जिनको ऋषि या फिर दूसरे धर्म में अलग अलग नाम से उस संवाद को मानव जाति तक पहुंचाने के लिए जो भी व्यक्ति आगे आए, उनकी फिर परंपरा बनी, सुनाए, लिखे और उनको सुनकर पढ़कर फिर सुनाकर इस प्रकार परंपरा में एक संविधान जिसको धार्मिक ग्रंथ के रूप में, धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया। और उसके बाद फिर राजा, और राजा के बाद फिर वर्तमान में लोकतंत्र तक की यात्रा हुई। घर में भी हम देखते हैं कि परिवार में बच्चे, जिसकी चर्चा भैया जी के द्वारा की गई कि बच्चे जब पढ़ते हैं देर रात तक तो माता पिता कहते हैं कि नहीं इतनी रात तक मत पढ़ो, अब सो जाओ, सुबह उठकर पढ़ना। 1 बजे 2 बजे तक बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो घर के बड़े ही कुछ न कुछ कहते हैं कि ये अभी समय हो गया, अब सो जाओ, सुबह पढ़ना। खान पान के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें सबसे अच्छे आहार के रूप में शाकाहार की चर्चा करते हुए बताया गया कि शाकाहार की जहाँ स्वीकृति है वहाँ तो शाकाहार होता ही है, जहाँ जिसकी स्वीकृति है उस परिवार में वैसा आहार होता है। और लेकिन ये शरीर की व्यवस्था के लिए जो सर्वोत्तम आहार है वहां तक पहुंचने की बात है, तो इसमें शाकाहार। उसके बाद
जीविका के क्षेत्र में भी कई बात हुई, जिसमें मानव तीर्थ का भी उदाहरण था कि वहाँ जीविका के रूप में खेती होती है, और खेती में प्रारंभ में नैसर्गिक विधि से बिना रासायनिक खाद और कीटनाशी के प्रयोग से करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हुआ। तो कुछ मात्रा में नैसर्गिक की जगह पर रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार बहुत सारी व्यवस्था देखते हुए फिर जहाँ व्यवस्था नहीं बनी, उस व्यवस्था में भी व्यवस्था तो बनी, लेकिन पर्याप्त जितनी जैसी व्यवस्था अस्तित्व की है वैसी व्यवस्था नहीं बनी, उसका प्रयास चलता रहा। आज भी हम प्रयास कर ही रहे हैं उस व्यवस्था तक पहुंचने के लिए। तो लोकतंत्र तक आते आते यहाँ जो राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चरित्र की बात होनी चाहिए, वो उस रूप में न होने पर बाबा जी के सामने जो प्रश्न हुआ, और हमारे पास जो बाबा जी के द्वारा वाङ्मय के रूप में उपलब्ध है, इसको देखने की आवश्यकता क्यों है, इस पर काफी गहरी चर्चा साधन भैया जी के द्वारा की गई। सबसे महत्वपूर्ण अभी जो दिखा उसमें कि मानव मूल्य चरित्र नैतिकता जो हम लोग हर जगह देखते आ रहे थे, यहाँ सबसे प्रधानता भैया जी के द्वारा जो रखी गई, चरित्र, मूल्य और नैतिकता। और वास्तव में देखने पर पता चलता है कि गड़बड़ी कहाँ है और स्वीकृति कहाँ है। तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में स्वीकृति देखने पर पता चलता कि स्वधन की स्वीकृति में तो पूरी तो स्वीकृति में नहीं आई है, लेकिन स्वनारी, स्वपुरुष, ये इसकी स्वीकृति समाज में लगभग है। अधिकांश लोग की मान्यता यही है, और इसीलिए समाज में ये महत्वपूर्ण है ही। विवाह इसी कारण से विवाह संबंध भी है। तो स्वनारी स्वपुरुष सबसे ज्यादा मान्यता होने के बाद विचार रूप में स्थापित होना उसी रूप में, जो नौ कर्म भैया बाबा जी बताए हैं, कर्म, जी, वचन, मन और कायिक, वाचिक, मानसिक, इस रूप में ये समीर भैया स्थापित हो। नमस्ते। साधन भाई जी जुड़ चुके हैं, आप अपना कंटिन्यू रखिए। जी भैया जी जी, धन्यवाद। साधन भैया जी का स्वागत है। प्रणाम भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते। जी भैया, तो इसी कड़ी में हम आज फिर से साधन भैया जी को सुनेंगे कि मानवीय संविधान की आवश्यकता क्यों है। और इसमें एक प्रश्न भी है भैया जी, तो पहले उस प्रश्न जी को मैं रख देता हूँ, उसके बाद फिर आप भैया इसको आगे रखेंगे। तो जो प्रश्न है भैया, पिछले सत्र से खंडित समुदाय और शासन के किसी न किसी डिजाइन में हर व्यक्ति आज खड़ा है। ऐसे में उसे मानवतापूर्ण आचरण में आरूढ़ होने का रास्ता निकालना है। अध्ययन, अभ्यास के रास्ते में चलते हुए हर कोई आजीविका के लिए कोई ना कोई कंप्रोमाइज या जुगाड़ करके संतुलन बनाता हुआ दिखता है। कोई रासायनिक खाद का उपयोग करके, कोई अपनी सेविंग्स का उपयोग करके, तो कोई नौकरी या व्यवसाय से समय निकाल के। ऐसे में कौन कितना सही है, क्या ज्यादा सही है, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। सभी अपनी अपनी जगह सही ही हैं, ऐसा कहना बनता है। यह स्थिति लंबी चलेगी, यह भी दिख रहा है। ऐसे में आक्षेप विहीन विधि से सभी परिवार कैसे आगे बढ़ें, लक्ष्य की और प्रगति का मूल्यांकन कैसे करें। तो ये एक प्रश्न है भैया, और इसी से मिलता जुलता मेरा भी प्रश्न था कि अभी जिस व्यवस्था में हम खड़े हैं और जो मानवीय व्यवस्था है, इसके गैप को क्रमिक रूप से कैसे गैप को भरें, या ये जो व्यवस्था है अस्तित्व में, उस व्यवस्था की ओर क्रमशः कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए क्या भैया जी की ओर से चर्चा में आता है, ये सुनना चाहेंगे भैया जी। तो भैया जी बहुत बहुत स्वागत है, और हम अब ये भैया जी को ही सुनना चाहेंगे।
ऐसी सभी की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है। तो भैया जी आप रखें। जी भैया, सभी को नमस्ते। और दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा नागराज जी को मैं नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न है स्वधन को लेकर। स्वधन में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो भैया, आवाज मेरी ठीक से आ रही है? जी भैया, बहुत अच्छे से आ रही। जी। तो स्वधन, देखिए, धन का मतलब होता है कि मनुष्य जो प्राकृतिक वस्तुओं के साथ श्रम नियोजन करता है, उससे जो उपयोगिता होती है उसको धन कहते हैं। मतलब पदार्थावस्था के साथ कोई श्रम नियोजन करता है और अपने उपयोग की वस्तु बना लेता है, जैसे ईंटा बना लिया, पत्थर बना लिया। प्राणावस्था की वस्तुओं के साथ श्रम नियोजन करता है, भोजन का प्रबंध कर लिया। जीवावस्था के साथ कुछ श्रम नियोजन करता है, उसमें भी जैसे दूध का व्यवस्था कर लिया या कंबल की व्यवस्था कर लिया। इस प्रकार की चीजें पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के साथ श्रम नियोजन या मनुष्यता प्रकृति के साथ श्रम नियोजन, इससे जो होता है इसका नाम है धन। तो धन को हो तो रहा है प्राकृतिक वस्तुओं के साथ, लेकिन इसको सामाजिक नियम में रखें। बहुत ही सोचने की बात है ये। इसको प्राकृतिक नियम में नहीं रखें। प्राकृतिक नियम पूर्वक ही धन बन रहा है, लेकिन इस धन को फिर सामाजिक नियम में, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये सोचना भी चाहिए। जैसे हम एकदम आदिम उदाहरण लेते हैं, जंगल में लोग रहते हैं, जंगल में पेड़ों में फल हैं, पत्ते हैं, पानी है, उसको वो खाता पीता उपयोग करता है। अब हम लोग एक जगह रहते हैं, कुछ लोग, तो लोगों ने बांट लिया कि भाई ये पेड़ तुम्हारा, ये पेड़ मेरा, ये पेड़ एक व्यक्ति का, ये दूसरे व्यक्ति का, ये तीसरे व्यक्ति का, या ये भूमि आपकी, ये मेरी, ये इनकी और इनकी। तो पहले बांट लिया, उसके बाद उसमें लोग श्रम करने लगे। या यदि मैं आपके पेड़ का फल ले लूं तो कहलाएगा चोरी, डकैती, कुछ भी, ये परधन कहलाएगा। तो स्वधन के पीछे एक बहुत बड़ी चीज है कि मानव मानव के बीच में जो समझ होना वो जरूरी है, नहीं तो स्वधन नहीं बने। सामाजिक नियम इसीलिए इसको लाया गया कि इस इलाके का जो स्थान है वो आपका है, उसमें आप श्रम करिए, आपका स्वधन। ये वाला मेरा है, ये मेरा स्वधन है। और भी इस ढंग से बांट लिया गया, पेड़ को बांट लिया गया, पशु पक्षियों को बांट लिया गया। तो ये बौद्धिक एक समझ है जिसके आधार पर हमने स्वधन को समझा। इसीलिए स्वधन सामाजिक नियम में आ रहा है, क्योंकि इसमें हर चीज हमारा हो ही नहीं सकता, हमको एक वस्तु चुननी पड़ेगी जिसके ऊपर हम श्रम करेंगे। तो स्वधन का पहला आधार ये है। तो हम भी जब जन्म लिए, हमको परंपरागत विधि से कुछ चीजें स्वधन मिल गई। एक घर मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, और भी कुछ श्रम करने की जगह मिलती है। यदि सीधा नहीं मिलता है तो कुछ की विधि है। मेरे पास घर नहीं है तो मैं किराए के घर में रह लेता हूँ, तो उस घर की किसी और के घर होता है, वो मुझे रहने देता है, बदले में हम दोनों के बीच में कोई सहमति होती है कि मैं उसके बदले में आपको ये दूंगा, और इस ढंग से वो स्वधन हो गया। तो स्वधन में सबसे पहले मानसिकता क्या है? मनुष्य के बीच की जो एक समझ है, सहमति है, वो आवश्यक है। इसलिए ये सामाजिकता के आधार पर हो रहा है, इसलिए इसको सामाजिक नियम में रखें। तो पहला भाग तो है कि ये समझ होना। दूसरा भाग है श्रम होना। जंगल में लकड़ी पड़ी है, हमने उसको बांट लिया है, ये इलाका मेरा, ये इलाका आपका, और अपने इलाके की लकड़ी को मैं उठा के ले आता हूँ। तो जंगल में पड़ी हुई वस्तु का मूल्य शून्य बताया, लेकिन जब मैं ढो के लाता हूँ गाँव में तो उसके ऊपर श्रम लगता है और वो मूल्य हो गया। अब गाँव के लोग बोलते हैं कि भैया ये मेरे को दे दो, 100 रुपये ले लो। कोई बोलता है मैं 150 में दे दूंगा। तो अब उसमें बोली लगना शुरू हो। तो ये बोली किसकी लग रही है? श्रम की। जंगल में पड़ा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मूल्य नहीं था।
जो श्रम लगा उसका ही वैल्यू। तो श्रम आ गया, यहाँ से बातचीत शुरू हुई। तो श्रम का ही मूल्य लगने लगा। एक व्यक्ति उस लकड़ी को लेकर उस पे खटिया बना लेता है और बचे खुचे टुकड़े को वो जलाऊ लकड़ी के रूप में प्रयोग करता है, तो खटिया का जो मूल्य है और बढ़ गया। तो जैसे जैसे श्रम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है, उसका मूल्य बढ़ता है। उपयोगिता बढ़ी मतलब लकड़ी में जो पहले जलाने का गुण था वो बचा ही रहा, अब हम कुछ वर्ष तक इसको खटिया के रूप में उपयोग कर लेंगे, बाद में इसको जला लेंगे। तो जलाने वाला जो उपयोगिता है बचा ही रहा, बना ही रहा, और अलग से खटिया का उपयोग करने की एक गुण आ गया, उपयोगिता आ गई। इस ढंग से ये धन बन रहा है, उपयोगिता बढ़ती जा रही है तो उसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। तो इस ढंग से हमको आज सबको प्राप्त है, अब हम वहां से ही गिनना शुरू करेंगे, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। तो जैसे मुझे भी कुछ मिल गया या नहीं मिला, किसी व्यक्ति का खेत है वो मुझे बोलता है कि तुम चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हो, कुछ पैसा दे देना, कुछ हिस्सा दे देना, और इस ढंग से मेरे को काम करने के लिए एक अवसर मिल जाता है। हम यहाँ पर जो देखते हैं, किसी खेत को किराए में ले लेते हैं, दोनों विधि है। एक तो पूरा किराए में ले लेना, दूसरा विधि है कि उसमें दोनों धन जो व्यय है दोनों मिलके करते हैं, श्रम एक व्यक्ति का रहता है और जो अनाज होता है उसको दोनों बराबर बांट लेते हैं। इस ढंग से हम आते हैं। भैया जी आपका म्यूट हो गया सदन भैया। सडन में कट गया है। जी, कभी कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम के वजह से ऐसा होता है, तुरंत जुड़ेंगे वो। सदन भैया जी जुड़ते हैं तो उनको को होस्ट यदि बना दें तो अच्छा रहेगा। नमस्ते भैया जी, होस्ट मैं आपको बनाया हूँ, देख लीजिएगा। तो स्वधन के बारे में बात कर रहे थे। तो श्रम करना होता है, श्रम करने के लिए एक मैनेजमेंट एक चीज होता है। तो मैनेजमेंट भी वही कर पाता है जो उस काम को पहले कर चुका है। और मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? यदि कोई व्यक्ति पहले से कर चुका है, सीख चुका है, तो वो अच्छे से करा सकता है। उसके मार्गदर्शन में काम करने से काम अच्छे से होता है, उसका फल बढ़ता है। इसको हम देखते हैं। कोई व्यक्ति पहली बार यदि खेती करने जाता है या गौशाला करने जाता है, उससे बनता नहीं। तो कोई यदि अनुभवी साथ में रहता है, वो उसको मार्गदर्शन करते रहता है, तो उसके साथ करने से उसका वो बढ़ोतरी हो जाती है। तो मार्गदर्शन करने का मतलब है कि उसको समय भी लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, निरीक्षण होता है, और उसके बाद निर्णय लेना पड़ता है। कई बार मैनेजमेंट में दिन भर लोग लगे हुए हैं, तो दिन भर लगे हुए हैं तो उसका समय और श्रम दोनों लग गया उसमें। तो इस विधि से यदि हम देख सकते हैं तो मैनेजमेंट करने भी एक प्रकार से श्रम का ही आगे का स्टेप है। तो मैनेजमेंट करना हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रधन है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेप को हम क्रम से ले सकते हैं, उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये हम श्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा एक बात और आता है श्रम के साथ, अभी जैसे एक रासायनिक ये वाली बात आई, इसके साथ में आता है एक पूंजी। मान लीजिए पूंजी लगती है किसी चीज में और पूंजी नहीं है, तो बिना पूंजी के कोई भी काम होता नहीं। तो अभी इसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशन विधि हो गया है। जैसे मैं कोई चीज किराए में लूंगा तो किराए में मिलेगा तो उसका पैसा आएगा। पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? तो पैसा मैं बैंक से किराए में लेता हूँ, उसका मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो भी इंटरेस्ट उसमें जुड़ता है। या कोई मकान में मैं काम करता हूँ, धीरे धीरे वो मकान धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है, डिके होने लगता है, तो डिप्रिसिएशन एक कॉस्ट बनाते हैं।
कि भाई 30 साल में खत्म हो जाएगा, तो उसके पूरे जो कॉस्ट है उसको 3 साल में डिवाइड कर देते, तो हर साल मकान का इतना पैसा लगे। इस ढंग से कैलकुलेशन बनाया गया है, और वो कैलकुलेशन ठीक है। ठीक इसलिए है क्योंकि सभी लोग उसी कैलकुलेशन को मान रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक व्यक्ति मान रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं मान रहा है, तब तकलीफ होगी। तो जिसको अपन शोधन बैर कह रहे हैं, उसके मूल में पहले एक सामाजिकता की जरूरत है, एक समान मानसिकता की जरूरत है, तब वो शोधन वाला भाग तय होता है। एक तो इसमें ये वाला बात आ जाती है। तो लोग श्रम करते हैं और श्रम की बहुत जरूरत है, और बिना श्रम के कोई चीज होगा नहीं, कोई भी उत्पादन नहीं होगा, ये हमको समझ में आ जाता है। तो आजीविका के लिए लोगों ने रास्ते निकाले हैं। रास्ते निकालने में क्या है, हमको कोई ना कोई व्यवसाय सीखना पड़ता है, पहला काम। व्यवसाय सीखने के बाद उसमें समय लगाना पड़ता है। एक आयु तक तो बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम किया जा सकता है, उसके बाद शारीरिक श्रम किया तो नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन उसमें कुछ सहयोग किया जा सकता है, जिसमें मैनेजमेंट वाला भाग उसमें बड़ी आयु के लोगों के लिए हो सकता है, तब वो जब किसी काम को किए। जैसे स्टील इंडस्ट्री में मैं कोई भी सहयोग अब नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसमें कभी भी काम नहीं किया है, तो मेरा कोई मैनेजमेंट वाला रोल उसमें नहीं रहे। तो ये लोगों ने इसको देखा है। हम कोई ना कोई उत्पादन करने जा रहे हैं, तो उसमें ये सोच। इसके बाद जैसे हम खेती या गौशाला की बात करें, तो खेती में एक प्रश्न आया कि रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना, और कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ काम किए। मानव तीर्थ का एक उदाहरण बोलता हूँ। पहले हम लोगों ने गाय का गोबर डाला, और हमारे पास यहाँ पर खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन है, तो उसमें गाय का गोबर डाला। गोबर डालते ही हमने देखा कि बहुत सारा घास उग गया, जिसको नींदा कहते हैं, वीड कहते हैं। तो हम बोले कि हमको बहुत हड़बड़ी नहीं है, तो हम बरसात में डाल के छोड़ दिए गर्मी के एंड में, और बरसात जब शुरू हुआ तो उसको बढ़िया जोते और बढ़िया फसल लिए, और गर्मी में एक भी नींदा नहीं हुआ, लेकिन हमारी पैदावार बहुत कम हुई। हम ऐसा 3 वर्ष चला के देखे, तो एक वर्ष एक ही फसल लिए, और एक फसल में भी जो लोगों का एवरेज है यहाँ का, उसकी तुलना में हमारा कम आया। दूसरा प्रॉब्लम एक हो गया, इसमें बहुत सारा वीड बन गया, नींदा बहुत ज्यादा हो गया। पहले साल तो दूसरी वाली फसल में नहीं आया, फिर दूसरी फसल में भी आने लगा। तो ये जो गोबर की खाद है, उसमें हमको ये पता चला कि गोबर की खाद से ये तकलीफ नहीं होगी, ये तकलीफ तो होगी ही होगी। तो गोबर को कोई बायोडाइजेस्टर या गोबर गैस प्लांट में डाल के पहले सड़ाना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर के बीज मर जाए घास के। गाय घास खाती इसलिए, तो वो सफल नहीं हुआ। फिर हमने मुर्गी के खाद का प्रयोग किया। तो मुर्गी के खाद में दो प्रॉब्लम आई। एक तो जल थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो ये जल जाता है, और उसमें भी एक समय में उसमें भी कुछ नींदा बाद में आने लगता है। तो ये समझ में आया कि कोई भी खाद आया, मुर्गी का खाद लाया जाए तो उसको रख दिया जाए, और 1 साल तक उसको सड़ने दिया जाए, उसके बाद उसका बीज मरेगा, उसके बाद हम उसका उपयोग करें। तो तुरंत गोबर का उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर हम इस बीच हमारे पास गाय भी आ गई, हमने गोबर गैस प्लांट बनाया, और उसमें वो स्लरी को अभी हम खेतों में डाल। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमने जो देखा, फिर एक कीटनाशक का काम आता है। बिना कीटनाशक के हो ही नहीं रहा है। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक कीटनाशक का प्रयोग किया, आज भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, 3-4 दिन के लिए ऐसे कीड़े आते हैं जो सबको खा जाते हैं। तो फिर यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने रासायनिक और प्राकृतिक दोनों खेती किया हुआ है, इन लोगों के साथ हम मिलके कुछ योजना बनाए हैं। अब जैसे मान लीजिए यूरिया है। यूरिया को लोग रासायनिक खाद कहते हैं। यूरिया बनता किससे है? सीधा सीधा हवा में जो नाइट्रोजन है, उससे नाइट्रोजन ले लेते हैं। उसका जो फॉर्मूला है NH2 होल ट्वाइस C, यानी कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ये 4 चीजें। ये पूरी चीजें हवा में मिल जाती है ना। हाइड्रोजन है,
कार्बन है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। तो ये 4 चीजें हवा से लेकर कोई बना लिया और वो यूरिया बन गया। उस यूरिया से हम उपयोग कर रहे हैं। अब हम सोचते हैं कि हम सांस लेने के लिए हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं, वो तो जायज है, इसको लेते हैं तो वो जायज नहीं है, ये कैसे बोले? तो हवा को ही ले रहे हैं ना हम। कोई ज्यादा सांस ले लिया तो गड़बड़ कर दिया, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। वैसे ही दूसरा जो हम देख रहे हैं कि पोटाश, अभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने समुद्र के पानी से, समुद्र के नमक से पोटाश बना लिया। कैसे बनाया? समुद्र के पानी को सुखाया, नमक बना, नमक को पानी में घोला, थोड़ा सा पानी डाला, पूरा नहीं घोला, और वो पानी में घोला तो जो पानी में सबसे अधिक घुलनशील जो भाग होता है नमक का, वो पोटेशियम क्लोराइड। हम तो सामान्य रूप से नमक का नाम सोडियम क्लोराइड पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ थोड़ा सा मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, थोड़ा सा पोटेशियम क्लोराइड भी है, तो वैसे ही कुछ कैल्शियम क्लोराइड भी, कुछ कुछ क्लोराइड हैं उसमें। पोटेशियम क्लोराइड कम मात्रा में होता है, और सबसे ज्यादा जो नमक में पसीजने वाला भाग होता है वो पोटेशियम क्लोराइड का ही होता है। तो उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला, थोड़ा सा पानी डाला और जैसे ही घुला उस पानी को ले गए, उस पानी में मैक्सिमम भाग पोटेशियम क्लोराइड ही हुआ, और उसको पोटेशियम क्लोराइड के नाम से उसको सुखा लिया गया और उसको बेच दिया गया, पैक करके अभी बेच भी रहा है। ये तो पूर्णतः प्राकृतिक हो गया। समुद्र के पानी को रिसाइकल कर लिया गया, माइनिंग भी नहीं करनी पड़ी। हम लोग रोज भोजन में नमक लेते हैं, वही समुद्र के नमक से हम भोजन करते हैं, उसको हम जायज कहते हैं, और उसी से यदि पोटाश आ गया है तो उसको हम नाजायज करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये भी हमको सोचना पड़ेगा कहाँ से होगा। तो बहुत सारी चीजें हम बिना सोचे एकदम से बोल देते हैं कि ये तो गलत या ये तो सही है। तो इस पर हमको एक निर्णय तो करना पड़ेगा। अंतिम जो बात जो मुझे समझ में आती है कि हम जब भी ये सब चीज करते हैं तो इसका एक संतुलन होता है। किसी भी चीज में संतुलन यदि बदल जाए, मान लीजिए पोटाश ज्यादा डाल दें या यूरिया ज्यादा डाल दें या फास्फोरस ज्यादा डाल दें, ये 3 मुख्य चीजें होती है ना। NKP जो मुख्य जो खाद होता है, और वो कुछ न कुछ मात्रा में जमीन में रहता है। और लगता है फिर से साधन भैया विकेट हो गए। तब तक हम लोग वेट करते हैं। कभी कभी बात करते हुए पता नहीं चलता है भैया, तो एक बार उनको ना। हाँ, मैंने बोल दिया है भैया आ रहे। जी जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। हेलो, जी जी भैया। जी आवाज आ भैया। रही है ना? जी आ रही। तो थोड़ी थोड़ी बाधा भैया हो ही रही है, इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो रासायनिक खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो रासायनिक खाद वास्तव में प्राकृतिक चीज ही है, और उसका यदि संतुलन बिगड़ जाए तो वो नुकसानदायक है। और रासायनिक खाद में सारी चीजें नियंत्रित नहीं हो रही। तो जैसे ही हम ऑफ सीजन की सब्जियां लेने की कोशिश करते हैं, ऑफ सीजन में कोई भी चीज करने की जाते हैं, थोड़ा सा अर्ली लेने जाएंगे या थोड़ा सा लेट लेने जाएंगे, तो हमको वहां पर कीड़े मकोड़े का प्रकोप बहुत ज्यादा दिखता है। फिर भी यदि हम बिना कीड़े मकोड़े को मारे कुछ कर लेंगे, वो संभव नहीं होगा, हमको मारना ही पड़ता है। उसके लिए पहले लोग प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते थे, राख डालते थे,
राख से कुछ कीड़े मारते थे, धुआं करते थे, और गोमूत्र में डाल के भी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसको बनाया जा रहा है और उसका प्रयोग हम लोग कर भी रहे लगातार। हम लोग 9 या 10 प्रकार के ऐसे चीजें बना रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद चीजें नहीं कंट्रोल में आ रही। दूसरा, हमारा जो उत्पादन है और उसका जो कॉस्टिंग है, और बाजार में जो उत्पादन और कॉस्टिंग है, उसमें मैं सोचता हूँ कि लगभग लगभग 10 गुने का अंतर। हम भी रासायनिक खाद का प्रयोग कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत, हम भी थोड़ी बहुत मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने खाने के लिए कर रहे हैं। अभी हम एक भी सामान बेचते नहीं। अब मान लो हम यदि अपने खाने के लिए नहीं करें, यदि हम बाजार से लेने जाएं, तो बाजार में हमको वही चीजें मिलेंगी जिसमें 10 गुना रासायनिक खाद और 10 गुना ज्यादा कीटनाशक प्रयोग किया गया। तो हमने सोचा कि हम ही करके देखते हैं, वो तो खाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प ही नहीं है, वही विष को हमको खाना ही पड़ेगा। तो अब हम यदि करेंगे तो हमारे पास कुछ तो नियंत्रण रहेगा, कुछ मात्रा में हम कुछ तो कम डालेंगे। हम उसको किए हैं और लगातार कर भी रहे हैं, तो उसमें हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ही कम आ रहा है उसकी तुलना में, बताए ना, 10% आ रहा है, तो दाम 10 गुना हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजों में जाएंगे तो अभी गाय के बदले जो आजकल देसी गाय के बदले जो हाइब्रिड और जर्सी और इस प्रकार की जो ब्रीड आ गई, उसकी गायों का दूध पिया जा रहा है, और गायों को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे दूध बढ़ता है। उन सब का भी प्रयोग बाहर में किया जा रहा है, हम तो उन सब का नहीं कर रहे हैं। पर अंतिम जो बात आ रही है, कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। कॉस्ट ज्यादा हो रहा है का मतलब हमको श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। और अभी जो भी हम जीवन पद्धति बना के रखे हैं, उसमें श्रम नहीं करना ही सबसे अच्छा माना गया है। जो जितना श्रम करता है वो उतना पिछड़ा है, जो जितना श्रम से दूर है और मुंह से बोलता है वो उतना बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी कहलाता है। तो श्रमजीवी घटिया व्यक्ति है, बुद्धिजीवी श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये समाज में बैठ गया है। और हम लोग भी उसी से ड्राइव होते हैं और हम ऐसा करते हैं। मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले करते हैं और उसका मुझे प्रेशर पड़ता है। इस ढंग से हम सब फंसे हुए। फिर भी अभी हम लोगों ने जो किया है, उसमें हम श्रम को एक अनिवार्य भाग रखे हैं। उत्पादन में श्रम करना आवश्यक है। हमने एक यहाँ सिद्धांत बना के रखा है, सेवा में श्रम करना है, और इसका आधार पे अभी हम जहां तक पहुंचे हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। इसका जो फल है, कॉस्ट बढ़ता है। कॉस्ट बढ़ने का मतलब है हमको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ की स्थिति में आए। वैसे ही हम बात करें प्लास्टिक का उपयोग करें कि नहीं करें। प्लास्टिक के बिना कोई भी चीज अब हो नहीं पा रही। कुर्सी, टेबल, खटिया, हर चीज अब प्लास्टिक की आ गई। पूरी गाड़ी प्लास्टिक की आ गई। पेट्रोल का प्रयोग नहीं करें ये संभव ही नहीं। पेन के जो इंक हैं वो भी अब पेट्रोकेमिकल से बने हुए चीज। चश्मा पहनते हैं वो भी प्लास्टिक का चीज, उसमें प्लास्टिक है। मोबाइल उपयोग करते हैं उसमें भी प्लास्टिक है। तो यदि हम इनका उपयोग नहीं करेंगे तो बाजार में एक तो कई चीजें मिलती ही नहीं है। मोबाइल तो मिलेंगे ही नहीं, चश्मा तो मिलेगा ही नहीं, ऐसे बहुत चीजें हैं जो मिलेंगी ही नहीं। पेन है, अब लकड़ी के पेन नहीं मिलेंगे, प्लास्टिक के ही पेन मिलेंगे। तो प्राकृतिक नियम का पालन करने के लिए समाज का बड़ा रोल है। देखिए, भारत सरकार ने पॉलीथीन को बैन किया, लेकिन वो पॉलीथीन बैन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो पेट्रोलियम, हम पेट्रोल का उपयोग करेंगे, उसका जो कचरा बनेगा, उस कचड़े से तो ये सब बन रहा है। उसी कचड़े से डामर बन रहा है, उसी कचड़े से पॉलीथीन बन रहा है, उसी कचड़े से कपूर बन रहा है। और ज्यादा से ज्यादा जो नेप्थलीन है और बहुत सारे और भी केमिकल है, जो बहुत सारे हम सुगंध का उपयोग कर रहे हैं, सब उसी पेट्रोकेमिकल से बनता है। तो यहाँ पर हम फंस चुके हैं। अब यहाँ से वापस जाने का सोचना पड़ेगा। एक भी चीज प्रयोग नहीं करेंगे तो हम जंगल में भी नहीं रह पाएंगे। जंगल भी पॉलीथीन से ढक गए। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? अब सबके लिए एक जैसा नहीं, तो जैसी जगह में है वहां से उसको स्टार्ट करना है और वहां से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम पता है कि हम लोग कई प्रकार के अभी हम बना रहे हैं रासायनिक प्राकृतिक जो है खाद,
और दवाइयों को दे रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हमने टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग किया, ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है। जब इरिगेशन करते हैं माने हम बिजली से उसको निकाल रहे हैं, बिजली भी कोयला को जला के बन रहा है। ड्रिप के जो पाइप हैं पूरे प्लास्टिक से बने हुए हैं। यदि कुछ लोहे के भी पाइप ले ले तो लोहा भी जल रहा है, उसी ईंधन से बन रहा है जो कोयले से बन रहा है। तो हम उसमें फंस चुके हैं। हम अकेले अब कुछ भी नहीं कर सकते, और यदि करने जाएंगे तो लकड़ी चाहिए, लकड़ी काटना और बड़ा गुनाह हो गया है। तो प्राकृतिक नियम में ये बोला गया है कि आप लकड़ी का उत्पादन करिए और उसके बाद उसको काटिए। प्राकृतिक चीजों के उपयोग का एक नियम है, जिस अनुपात में उत्पादन होता है उस अनुपात में उपयोग करेंगे तो प्राकृतिक संतुलन रहेगा। तो हम लोग उसको भी यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बड़ी मात्रा में लकड़ी का उत्पादन कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के होने पर इन चीजों पर काम करना मुश्किल हो जाता है। यदि एक परिवार होता है तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। यदि कई परिवार हो, जैसे हम लोग यहाँ लगभग 100 लोग हैं, उसमें ज्यादातर लोग युवा हैं जो श्रम कर सकते हैं। तो युवा होने के कारण हमारे पास और थोड़ी शक्ति बढ़ गई है। ऐसे युवा हैं जो सीखना चाह रहे हैं, समझना चाहते हैं, श्रम करना चाह रहे हैं, तो इसके बाद हमारे पास और थोड़ी सुविधा हुई, प्रयोग करने की हमको अवसर थोड़े पड़ गए। तो ये हमको एक अवसर मिला। तो मुख्य जो मुझे लग रहा है कि हम जो बचना चाह रहे हैं ना, कॉस्ट सस्ता है वहां हम दौड़े, कॉस्ट का मतलब है श्रम। तो अंततः सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, हम श्रम से बचना चाह रहे हैं। इसके कारण हम धीरे धीरे दूसरी चीजों में गए और कॉस्टिंग को कम करने की दिशा में गए। तो श्रम यदि करते हैं तो वो श्रम से ही इसका रास्ता निकलेगा, वो भी आज नहीं निकलेगा। इस विधि से हम लगे रहेंगे तो धीरे धीरे चक्का उल्टा घूमेगा। तो ये उसका उत्तर है भैया। तो प्रश्न का उत्तर मेरी ओर से तो हो गया। जी भैया, बहुत अच्छा हुआ उत्तर भैया। इसमें प्रैक्टिकल के रूप में जो प्रयोग हो रहा है उसमें जो कठिनाई हुई, फिर कैसे धीरे धीरे उसको मैनेज किया जा रहा है प्रयोग के साथ, तो बहुत अच्छे से इसका हो गया भैया। और भैया मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो इसमें काम करते हैं, ऑर्गेनिक खेती में, है ना, ऑर्गेनिक चीजें करते हैं, बेचते हैं। अब उनके बारे में उनके साथ रहने वाले और आसपास के लोग विपरीत बातें बोलते हैं। वो कहते हैं ऑर्गेनिक है, उनके साथ वाले कहते हैं झूठ बोलता है। अब कौन सच बोलता है ये हम जानने नहीं जाते, लेकिन उनके यदि बेचारा सही भी करता होगा तो भी कोई उसको झूठ बोल देता है। तो ये जो ऑर्गेनिक एक मार्केट बना हुआ है वो अधिकतर झूठा है। वो भी लाभोन्वाद में जी रहे हैं। हमने यहाँ क्या किया है, हम लाभोन्वाद में जी नहीं। हम कोई भी सामान बेचते नहीं है। पहला, अपने उपयोग के लिए लेते हैं। अपने उपयोग के लिए यदि हम नहीं लेंगे तो बाजार से लेना पड़ेगा जो ज्यादा जहर वाला होगा। एक हमको मिला तो हम अपने हाथ से डालेंगे, कम से कम उपयोग करेंगे। तो हम उस चीज को खोल के रखे हैं। इसका इसका एक फल ये हो रहा है कि हमको कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको श्रम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, उसका फल बहुत कम मिल रहा है। लेकिन अभी हमारे पास जो टीम है वो उसके लिए तैयार है। कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा श्रम करने के लिए उसमें से कुछ लोग तैयार हैं। अभी कुछ लोग तैयार हैं नहीं, लेकिन जो हम पहले से ही बात कर लेते हैं कि भैया यहाँ तो आपको 1.5 घंटे रोज का श्रम करना पड़ेगा, उनके माता पिता सहमत हैं तो वो भी मुंह पे तो सभी सहमति बोलते हैं, किसी का मन नहीं लगता है। तो कुल मिला के श्रम करने से हम जो विरत हुए हैं, विमुख हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमको सस्ते में सामान लेना है और महंगे में बेचना है। लाभ मानसिकता हमारी नहीं जा रही। श्रम नहीं करना भी लाभ मानसिकता ही। जो हम बचाना चाह रहे हैं, शरीर के श्रम को बचाना चाह रहे हैं, मनुष्य श्रम का विश्राम चाहता है। तो बौद्धिक जो श्रम है, जो श्रम गति परिणाम वाला श्रम है, आशा और उपलब्धि के बीच वाला श्रम है, यहाँ पर हम काम नहीं कर रहे हैं। हम शरीर के श्रम को बचाने के लिए कोशिश, जबकि जीवन में जो श्रम है उसको समाप्त करना है, शरीर के श्रम को करना ही करना। यहाँ हम लोगों से चूक हो रही। तो शरीर के स्तर पर यदि कुछ समय लगाया जाए, श्रम किया जाए,
तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छे रहने से बहुत सारी चीजें अपने आप, हमारी उपयोग की आवश्यकताएं कम हो जाती है, हमारे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और खुशहाली भी शरीर से बहुत सीमा तक नियंत्रित। कोई बीमार ही रहेगा तो बेचारा खुश नहीं रहता। तो शरीर के श्रम करने से हमको स्वास्थ्य भी मिला, कुछ शुद्ध उत्पादन भी मिला, और कुछ हमको एक दूसरे के साथ श्रम करते समय भी व्यवहार कुछ होते रहता है, तो इससे हमको बहुत सारी मदद भी मिली है। तो ऐसा लगता है कि जो चाबी है, जहां से हम बचना चाह रहे हैं, वो है श्रम। तो एक अनिवार्य, हम जो मानव परंपरा में देखेंगे कि एक बच्चा पहले दिन से तो श्रम नहीं करेगा। श्रम करने लायक, सेवा करने लायक शरीर बने, उसके लिए जो पहला भाग है उसका नाम है खेल कूद और व्यायाम। वो हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि जिस समय जरूरत पड़ेगी वो श्रम कर पाएगा, शरीर की मांसपेशियां डेवलप हो जाएगी, उसमें शरीर में शक्ति आ जाएगी, शरीर में कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, स्टेमिना आ जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए खेल कूद और व्यायाम है। तो हम यहाँ पर उसका भी एक अभ्यास रखेंगे। इधर हम मन नहीं देंगे तो कभी भी हम शोधन की तरफ सही तरीके से नहीं बढ़ पाए। तो श्रम को एक अनिवार्य आयाम माना गया। जैसे बाबा जी बार बार बोलते थे, श्रम से समृद्धि, श्रम से समृद्धि। तो श्रम मेरे उम्र के लोग तो बहुत कम कर पाएंगे, लेकिन जो युवा हैं वो कर पाए, उसके लिए वातावरण भी चाहिए, अवसर भी चाहिए, और करने कराने वाले लोग भी चाहिए। तो यहाँ से चूक हो रही है, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम बिगड़ता जा रहा है। हम पहले दिन से श्रम से बचना चाह रहे हैं, शरीर के श्रम से बचना, यहाँ से समस्या बन रही है। तो भैया इस प्रश्न का जो उत्तर है मेरी ओर से हो गया है। अब आगे बढ़े या इसी पर और चर्चा करें, बताएंगे जैसा आप लोग। जी भैया, बहुत सुंदर उत्तर हो गया। और ये तय आप ही को करना भैया, इसी पर आगे बढ़ना है या और आगे बढ़ना है। इस तो संविधान पर चर्चा कर लेते हैं अब। जी जी भैया, संविधान पर। तो पिछले बार जो चर्चा हुई थी उसमें मुख्य इतनी बात आई थी कि अभी हम लोग दोनों संविधान को मान रहे हैं। दोनों संविधान का मतलब, एक तो भारत देश का संविधान है जो राजनीतिक आर्थिक संविधान है, और दूसरा हम लोग किसी न किसी परिवार परंपरा में हैं। परिवार परंपरा में है माने समुदाय में है, तो उस समुदाय का भी एक संविधान है। कुछ लिखित है, कुछ अलिखित है, उसको भी हम मान रहे हैं। इन दोनों के योगफल में हम चल रहे हैं। इनमें बहुत सारे मुद्दों पर कोई विरोध नहीं, उसके कारण कोई तकलीफ नहीं है। कुछ जगह पर विरोध है, जिसके कारण अलग अलग समुदायों में भी थोड़ा सा तकलीफ होती है, और धार्मिक संविधान और राजनीतिक संविधानों में भी कहीं कहीं द्वंद्व होता है। उसके कारण वो कम से कम अंतर्द्वंद के रूप में तो दिखता ही। अब हम जब संविधान को जीने जाएंगे तो देखिए, हमारे देश में भी बोला गया संविधान में कि समानता होनी चाहिए। सब प्रकार की समाधान को, समानता को बोला गया। उसके बाद समानता है नहीं, उन्होंने समानता के साथ आरक्षण जोड़ दिया। तो एक प्रकार से समानता दिया गया, दूसरी तरफ बोल दिया कि आरक्षण भी होगा। तो ये अपने आप में एक विरोध है, क्योंकि उस समय की सामाजिक सिचुएशन थी। सब लोगों को जोड़ना है, सब लोग को काम में, देश के मुख्य धारा में लाना है, उसके लिए एक अनिवार्य चीज माना गया आरक्षण, और दिया गया, और उससे लोग जुड़े भी। पर आरक्षण मिलने के बाद क्या हुआ, उसी में से एक जो छोटा वर्ग है वही आरक्षण ले रहा है, और बहुत बड़ा वर्ग है जो आरक्षण को ले ही नहीं पाता, उससे लाभ से वंचित हो गया है। तो ये एक चीज हो गई है। वैसे ही सबके लिए एक संविधान बनाने की बात किया गया था, और अभी तक वो चीजें हुई नहीं है। 75 साल हो गए हमारे भारत के आजादी के। 75 सालों में हम सबके लिए जो एक संविधान बनना है वो हम नहीं बना पाए। उस पर चर्चा भी बहुत कम हुई, बनाना तो दूर की बात, चर्चा ही बहुत कम हुई। पर थोड़ी बहुत चर्चा आज भी बनी हुई है। ये दो बड़े मुद्दे हैं।
हमारे यहाँ जो धार्मिक संविधान है उसमें पहले से ही सबको अलग अलग रिजर्वेशन, रिजर्वेशन है का मतलब हमने कुछ अलग अलग वर्ग बना दिए हैं। एक वर्ग के लिए एक प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया, वो दूसरा वर्ग नहीं करेगा। और ये भारत में तो है ही है, सभी लगभग सभी जगह धार्मिक संविधानों में ये चीज, और इसीलिए धार्मिक संविधान कम लोकप्रिय हुए और धीरे धीरे लोग धार्मिक संविधानों को छोड़ रहे हैं। छोड़ने का एक कारण है उसका प्रैक्टिस भी खत्म हो गया, हम लोग को अब पता भी नहीं है। अब हम लोग 60 के आसपास के पहुंच गए, मुझे पता नहीं है मेरे परिवार में क्या मान्यताएं और रूढ़ियां हैं, तो हमारे बच्चों को वैसे भी ट्रांसफर नहीं होता, हम घर में करते ही नहीं। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग धीरे धीरे इस राजनीतिक संविधान में आ रहे। तो हमारा जो राजनीतिक संविधान है, शराब बेचने को भी स्वधन कहता है, मांस बेचने को भी स्वधन कहता है, उसके उत्पादन के लिए बाकायदा सिस्टम है, उस सिस्टम में आप जाइए, लाइसेंस मिलेगा और आप कर सकते हैं। तो लगभग सारे चीजों को कर सकते हैं उस विधि से। स्वधन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तंबाकू में लिखा हुआ है हर पैकेट में कि धूम्रपान निषेध है, तंबाकू बनाने का भी प्रावधान है, तंबाकू उगाने का प्रावधान है, उसके उससे और भी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और सारी चीजें बनाने का प्रावधान है, उसके लिए लाइसेंस मिलता है स्वधन में। स्वनारी स्वपुरुष में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यदि किसी के यहाँ विवाह हो गया है तो वो स्वनारी स्वपुरुष के रूप में जीते हैं, दूसरा व्यक्ति उसमें यदि कोई भी हस्तक्षेप करता है तो धार्मिक संविधान उसका विरोध करता है। अभी बिल्कुल नए नए कुछ ऐसे रूलिंग आ गए हैं जिसमें यदि कोई दंपति विवाहित है और उसके बाद उसमें से कोई भी अब उसके अलावा कोई और संबंध रखना चाहता है तो उसको अभी लीगल कर दिया गया है। पहले वो लीगल नहीं था, लेकिन उस आधार पे वो तलाक दे सकता था, लेकिन अब जो है उसको उस ढंग से नहीं मानते हैं। यदि वो रख सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक बात पहुंच गई। माने स्वनारी स्वपुरुष को पूरा समाज संरक्षण देता था, सुरक्षा करता था, सम्मान करता था, अब उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए। ये नई जो चीज आई है उसमें एक बड़ी चीज हुई। दयापूर्ण कार्य के स्वरूप में हमारा जो मॉडर्न संविधान है, जो राजनीतिक आर्थिक संविधान, जो भारत का संविधान है, वो मुझे लगता है कि ज्यादा खुला है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में हमारी समय में पिटाई होती थी, परपीड़ा था, वो परपीड़ा सिखाने के लिए होता था। आज स्कूल में परपीड़ा नहीं होती, पिटाई नहीं होती, नहीं होती। पहले हम भाषा में भी बोल सकते थे किसी को मार देंगे, है ना। हम अपने मैंने यदि पौराणिक कहानियों को सुनते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो हीरो हैं उन्होंने लोगों को मारा है। लेकिन आज यदि हम देखेंगे तो कोई भी प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी किसी को नहीं मारता है। मारने के लिए प्रावधान है पर उसका एक तरीका है, दंड। लगता है फिर से भैया जी का प्रॉब्लम आ गया मोबाइल में। जी भैया, फिर से कट कट गया था। जी। एक बड़ा मैं अंतर अभी बताना चाहता हूँ। बाबा जी ने जो संविधान लिखा उसमें एक तो सारे जो अभी जो नए संविधान है, राजनीतिक जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया संविधान।
सारे जो धार्मिक संविधान हैं वो ईश्वर के द्वारा बताए गए या ईश्वर के वाणी को सुनकर लोगों ने संविधान बनाया। दोनों में एक अंतर है। तो ये बाबा जी जो बोल रहे हैं मध्यस्थ दर्शन का जो संविधान है वो भी मनुष्य ने बनाया है। एक दूसरा, इस संविधान में संशोधन हो सकते हैं और श्रेष्ठता को इसमें जोड़ा जा सकता है। मध्यस्थ दर्शन के संविधान में जगह जगह ये प्रावधान लिखा हुआ है। अभी जो मॉडर्न संविधान है उसमें भी सुधार हो सकता है, संशोधन हो सकता है, उसकी प्रक्रिया को लिखे हुए। लेकिन धार्मिक संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया नहीं। तो ये एक दोनों में एक बड़ा अंतर दिखता है। दूसरा, अभी जो संविधान है एक संप्रभुता नाम के शब्द को मानता है, सॉवरेन। मतलब जैसे भारत एक देश है, भारत अपना संविधान खुद बना सकता है, नियम कानून बना सकता है, उसमें जी सकता है, कोई दूसरा उस पर विरोध नहीं कर सकता, दूसरा देश उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे देश के आंतरिक मामलों में इस देश के अंदर हमारे नियम कानून चलेंगे। इसको संप्रभुता कहते हैं। ये भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है, वैसे अमेरिका एक संप्रभुता संपन्न देश है, वैसे ही पाकिस्तान है, वैसे ही चीन है। ऐसे 180 या कुछ देश हैं या 200 के लगभग देश हैं जो संप्रभुता संपन्न। अभी हमारे पड़ोस में भूटान एक देश है, वो भी संप्रभुता संपन्न है, वो अपने नियम कानून बना सकता है। हम जिस जिले में रहते हैं बेमेतरा में, बेमेतरा संप्रभुता संपन्न नहीं है, जबकि उसकी पॉपुलेशन जो है भूटान से ज्यादा है। हमारा छत्तीसगढ़ भी संप्रभुता संपन्न नहीं है, अपने नियम कानून नहीं बना सकता, वो तो और बहुत बड़ा है, 2 करोड़ से ऊपर उसकी जनसंख्या। उत्तर प्रदेश, यदि हम जनसंख्या की दृष्टि में जाएंगे, देश मान लेंगे, तो विश्व का 6वां नंबर आएगा, वो भी संप्रभुता संपन्न नहीं। वो अपने कानून नहीं बना सकता, भारत के कानून को ही मानता है। स्टेट को, राज्यों को कुछ सीमा तक कानून बनाने का अधिकार है, उस सीमा तक वो कानून बना सकता। तो संप्रभुता एक शब्द है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये संप्रभुता बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन में परिवार में संप्रभुता दे दिया। इसमें पेज 13 और 14 देखिए, रेफरेंस को देख लेना चाहिए क्योंकि इस पर हम बार बार बातें करेंगे। जी भैया, यहाँ एकदम प्रभु 13 के, सत्ता, जी प्रभु सत्ता यहाँ है 13। हाँ 13 के लास्ट में देखिए, परिवार में संप्रभुता एवं अखंड, मतलब 13 का लास्ट लाइन है, विधान प्रभुदत्ता में। पेज 13 में 13 नंबर का जो बिंदु है, 12 नंबर प्रबुद्धता है, 11 नंबर प्रभुसत्ता है, 13 जी नंबर विधान प्रबुद्धता में है। उसमें जी है प्रबुद्धता ही विधि सूत्र है, मानव में प्रबुद्धता, परिवार में संप्रभुता और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में प्रभुसत्ता प्रमाण है। जी तो भैया। बाबा जी हर परिवार को संप्रभुता संपन्न कह रहे हैं, हर व्यक्ति को प्रबुद्ध कह रहे हैं। अभी इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि ये बार बार आएगा। अभी जो भी एडल्ट है, वो समझदार है, वो वोट डाल सकता है। अभी प्रबुद्ध वाला स्टेज को नहीं माना जा रहा है। अभी ये माना जा रहा है कि 18 साल का है, वो वोट दे सकता है, पर वो गलती भी कर सकता है। वोट देते समय गलती नहीं करेगा, बाकी वो अपराध कर सकता है, दूसरे अपराध कर सकता है। बाबा जी एक ऐसे स्टेटस की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां गलती ही नहीं करेगा, और ऐसा हर व्यक्ति पहुंच सकता है और शिक्षा विधि से पहुंच सकता है। आदर्शवाद भी कहता है
कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एकदम सही हो जाए, ईश्वर तुल्य हो जाए। ईश्वर को उन्होंने परम पावन माना, ईश्वर को प्रभु माना। प्रभु माने जो कभी गलती नहीं करता है, हमेशा न्याय करता है। और वैसे ही एक व्यक्ति उतना समझदार हो सकता है, आदर्शवाद इसको मानता है। उसके लिए विधि और प्रक्रिया और साधना लिखा। तो प्रबुद्धता हर कोई होगा, अभी उसको नहीं मान रहा है आदर्श। बाबा जी जो कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में कि हर व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता है और हर 18 साल के या वयस्क को प्रबुद्ध होना ही होगा, तब उसके ऊपर की चीजें बनेंगी। उसके ऊपर की चीजें बनेगी मतलब परिवार बनेगा और समाज बनेगा, नहीं तो परिवार और समाज नहीं बन पाएंगे। तो एक जो न्यूनतम जो योग्यता है उसका नाम मानवतापूर्ण आचरण है। उसके अनुसार उसके लायक एक समझ होनी चाहिए और उसका नाम है प्रबुद्धि। तो हर व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता है, व्यक्ति में प्रबुद्धता होना है, तभी उसके ऊपर के सारे कार्यक्रम होंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। परिवार में संप्रभुता आ गया। अब ऐसे प्रबुद्ध लोगों की जो सबसे छोटी सभा है उसका नाम पड़ा परिवार। जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार का अर्थ है 10 लोग। 10 लोग का मतलब है उसमें से 4-5 लोग वयस्क या बहुमत जो है वयस्क है। वयस्क हो गया माने सारे वयस्क प्रबुद्धता संपन्न है। प्रबुद्धता संपन्न लोगों की सभा को ही संप्रभुता कह रहे हैं। अब वो समझदार हैं, अब वो सारे सही निर्णय लेंगे। तो संप्रभुता परिवार में दिया गया है। और प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता विश्व परिवार सभा में दिया गया। विश्व परिवार सभा जो सबसे बड़ी सभा होगी उसमें प्रभुसत्ता आएगी। तो परिवार भी संप्रभुता संपन्न है। 10 परिवारों को मिला के यदि कोई सभा बनती है, या जैसे ग्राम सभा बनती है, तो ग्राम सभा भी, उसमें भी 10 सदस्य हैं, वो भी संप्रभुता संपन्न है। ग्राम से बड़ा यदि 10 गांवों का है वो भी संप्रभुता संपन्न है। मंडल है, क्षेत्र है, ऐसे करके सारे संप्रभुता संपन्न है। परिवार से ही संप्रभुता शुरू हो जाती। पहली सभा परिवार है, वही संप्रभुता संपन्न है। और जो 10वीं सभा है, सबसे बड़ी जो सभा है, उसको अपन कह रहे हैं प्रभुसत्ता। तो ये एक चीज है जो इस दर्शन में बार बार आएगा, या जो नया जो समाज आया है उसमें भी बार बार आ रहा है कि जो नया जो भारत का जो संविधान है, इसमें ये शब्द बार बार आता है, संप्रभुता। संप्रभुता एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो संप्रभुता परिवार में होगा, हर व्यक्ति में प्रबुद्धता होगी और विश्व परिवार में प्रभुसत्ता होगी। इस संविधान का एक बड़ा बिंदु है, इसको लेकर हम आगे चले। ठीक है भैया, तो इस पर हम एक मन बना लें कि हर व्यक्ति को प्रबुद्ध होना है, तब यह संविधान लागू होगा। भैया एक प्रश्न कर सकते हैं यहाँ? ये जो संप्रभुता की बात हो रही, तो बाबा जी ने संप्रभुता को परिवार के स्तर पर लाया, और आज जो संविधान बने हुए हैं अलग अलग देशों में, तो उसके आधार से एक देश का ही संप्रभुता को स्वीकारा है, जबकि राज्य स्तर की भी संप्रभुता को नहीं स्वीकारा है। तो दोनों में जो अंतर है उसको ऐसा क्यों हुआ, इसको थोड़ा स्पष्ट कर। जी भैया, अभी जैसे ही कोई संप्रभु होता है पहले बोलते हैं कि हम अलग होंगे। पहला अलग होंगे, फिर क्या बोलते हैं कि फिर हम अपने तरीके से चलेंगे। अपने तरीके से चलने में है क्या? जो सार्वभौम आचरण है, समझ में नहीं आए। सारे प्रॉब्लम यहाँ से। संप्रभुता होने में तकलीफ इतना ही है कि मैं संप्रभु होऊंगा, अब मैं गांव से मैं अलग हूं। अब मैं गांव से मनमानी व्यवहार करूंगा, जिससे मने करूंगा, जिससे मने नहीं करूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम आ गई ना, हम सबके साथ मिलके नहीं चल पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम संप्रभुता चाह रहे हैं। जैसे कोई भी देश, कोई भी अभी राज्य देश बनना चाह रहा है। क्यों चाह रहा है? ये भारत में नहीं है, पूरे दुनिया में कई जगह ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं। कोई एक छोटा सा समूह है, वो बड़े समूह से, देश से अलग होना चाहता है। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि जो संसाधन है, उस संसाधन का यहाँ दुरुपयोग होता है।
दुरुपयोग हो रहा है मतलब टैक्स तो पूरा देश दे रहा है, और टैक्स का जो बेनिफिट है राजधानी को या ऐसे कुछ बड़े शहरों को मिल, तो टैक्स जो पब्लिक मनी है इसको बचाने के लिए, इसके उपयोग करने के लिए ही सारा खेल है। तो एक प्रकार से पर धन को भोगने के लिए ही ये सारी मानसिकता बनी। जो टैक्स होता है, अभी भी कोई स्टेट कैसे बना, अभी भी कुछ स्टेट बने, उसके पीछे यही तर्क है कि जैसे मध्य प्रदेश टूट गया, भाई क्यों टूटा? भारत सरकार ने 2 स्टेट बना दिया, क्योंकि रेवेन्यू इतना सारा आता है और रेवेन्यू का खर्चा जो है इधर कम होता है। लोगों ने उसके स्टेटिस्टिक्स निकाले, आप उन जगह करते हो, यहाँ पर आएगा तो ज्यादा आएगा, यहाँ के लोग को ज्यादा पैसा मिलेगा। अब जो पर कैपिटा जो आय है हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उतना यहाँ नहीं हो रहा है। बन गया, बनने के बाद भी यही हुआ कि यहाँ जो पैसे आए, उस पैसे का जो बड़ा भाग है वो राजधानी में खर्च हुआ, या कुछ खास जगह हुआ, वैसे भी गांव में कम मिला। तो इस प्रकार से सुविधा का बंटवारा एक बहुत बड़ा भाग है इसके लिए हो रहा है। तो यदि हम मानवीयतापूर्ण आचरण को समझते हैं, उसके लिए रुचि बन जाती है, तो हम श्रम करके समृद्धि प्राप्त करेंगे, उत्पादन करेंगे, सेवा करेंगे। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता के साथ हम नहीं हो पा रहे। तो सारा जो गड़बड़ी है ना, मैं कैसा जीना चाहूंगा उस जगह में है। हर कोई यही चाह रहा है कि उसको कोई भी श्रम नहीं करना पड़े, कोई भी सेवा नहीं करना पड़े, उसको सारी जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीजें हैं, उसको मिल जाए और उसको सेवा भी मिल जाए। ये मानसिकता अभी जो मॉडर्न शिक्षा से आई, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो हर व्यक्ति को सेवा करने के लिए मानसिकता बना देना, हर व्यक्ति को उत्पादन करने के लिए मानसिकता बना देना, ये पहला काम है। उसके बाद उसके अभ्यास का अवसर देना, अभ्यास के अवसर के साथ साथ कुछ लोग जो इस अभ्यास में लगे हुए हैं उनका सानिध्य होना, ये जो मानसिकता बनेगी, इसके बाद ही पूरी चीजें होगी। क्योंकि हम कह तो देते हैं कि शरीर अलग है, जीवन अलग है, लेकिन हम सारे जो सुख चाह रहे हैं शरीर वाला ही चाह रहे हैं। भाषा में हम बोल रहे हैं जीवन अलग है, जीने के स्तर पर हमको शरीर के ही सारी चीजें चाहिए। तो सुविधा शरीर के लिए है, संग्रह भी शरीर के लिए है। तो ये जीने के स्तर पर जब तक नहीं आता है, तब तक वो भाषा है, समझ हो गया, ऐसा हम कह नहीं पाए। तो सारा प्रॉब्लम यहीं से। तो मानवीयतापूर्ण आचरण है वही प्रबुद्धता का प्रमाण। प्रबुद्धता का प्रमाण है, इसका मतलब ही है कि वो व्यक्ति श्रम में कुछ समय लगाएगा, वो व्यक्ति सेवा में कुछ समय लगाएगा, और आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेगा, और जितना उत्पादन करेगा उससे कम उपभोग करेगा। ये मुख्य जो मुद्दा है, मेरी तो समझ इसी में आती है। ठीक है रमाशंकर भैया? जी भैया, तो जो संप्रभुता का जो कंसेप्ट है, जो बाबा जी ने दिया है, और जो प्रचलित कंसेप्ट जो रखे हैं, जो अलग अलग देशों ने रखा है, तो दोनों के कंसेप्ट में कुछ अंतर समझ में आ रहा है भैया, इसको और स्पष्ट करा दें। हाँ जी, उसके कंसेप्ट में ही अंतर है। इसके मूल में आचरण कैसे होगा वहां पर लोग बात ही नहीं कर रहे। एक व्यक्ति का आचरण कैसा होगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी चीज चाहिए, जैसे मुझे कपड़ा चाहिए, कोई तो उत्पादन कर रहा है ना। भाई कपड़ा चाहिए, कोई उत्पादन कर रहा है, भोजन कर रहा है, कोई उत्पादन कर रहा है। तो उत्पादन करने वाले जो वर्ग है उसको बहुत मान्यता नहीं मिल पाई। सेवा करने वाले को भी छोटा माना जाता है, संविधान छोटा नहीं मानता, लेकिन हमारा जो मानसिकता है वो इसमें बन रहा है। तो संविधान का ही उद्देश्य है, लक्ष्य है कि लोगों में वो मानसिकता को बनाए कि वो उत्पादन में भागीदारी करेगा, वो सेवा में भागीदारी करेगा।
तो जो एक मनुष्य को क्या आचरण करना है उसके बारे में बात ही नहीं हो पा रही है, तो उसके ऊपर का संविधान बनेगा कैसे, आप बताइए। तो लाभ को अच्छा माना जा रहा है, लाभ का मतलब है श्रम से अधिक लेना। तो किसी का लाभ होगा तो किसी की हानि होगी। यदि लाभ होता है, कोई व्यक्ति लाभ लेता है, तो सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार कहती है कि आप उतना परसेंटेज में टैक्स दे दो। मैं कोई सामान तैयार करता हूँ 100 रुपए में, उसको मैं 1000 में बेचता हूँ, तो जो एमआरपी बना है उसके हिसाब से कुछ मैं ये दे दूंगा, टैक्स दे दूंगा। जितना ज्यादा रेट होगा उतना ज्यादा सरकार को टैक्स मिलेगा। तो ये जो है आर्थिक संविधान है। धार्मिक आर्थिक पहले था, अभी जो है आर्थिक और राजनीतिक संविधान बना, अर्थ प्रधान चीजें आ गई है। और अर्थ में यही पूरा चीजें जा रहा है कि हमको कम परिश्रम में कम इसमें ज्यादा मिल जाए। तो मूल जो मानसिकता है, जो अभी जो भी संविधान बने हुए हैं जो प्रचलित हैं पूरी दुनिया में, वो ये चल रहे हैं कि शरीर से आदमी सुखी होता है, सुविधाओं से सुख होता है, संग्रह से सुख होता है। ये कंसेप्ट है इस संविधान का। जो कंसेप्ट है सुविधा और संग्रह में सुख नहीं। सुख क्या है? जीवन की तृप्ति में सुख है। जीवन की तृप्ति के लिए मानवतापूर्ण आचरण को स्वीकार करना, मानवतापूर्ण आचरण को करना, ये भाग। ये सबसे बड़ा अंतर ये है। हम संविधान के बड़े पार्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, छोटे पार्ट में हम जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबसे छोटा पार्ट मतलब मानवतापूर्ण आचरण। क्योंकि व्यक्ति में प्रबुद्धता यदि नहीं होगी तो ये संविधान कभी भी लागू नहीं होगा। व्यक्ति में प्रबुद्धता लाने के लिए कुछ प्रक्रिया है। तो चरित्र बनना चाहिए, जिसको सामाजिक नियम कह रहे हैं, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष तयापूर्ण कर। ये यदि नहीं होगा तो संबंधों का निर्वाह नहीं होगा, जिसको मूल्य कह रहे हैं, कभी भी नहीं होगा। और तन मन धन का सदुपयोग, तन मन धन का सदुपयोग भी नहीं हुआ यदि उत्पादन नहीं हुआ या सेवा नहीं हुआ तो। आप यदि सोच के देखेंगे हमारा पूरा समय घर का कहाँ चला जाता है? कुछ भौतिक वस्तुओं को जुगाड़ने में, और कुछ भौतिक वस्तुओं को खर्च करने में, और सेवा करने। घर गंदा हो गया तो झाड़ू लगाओ, कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को धो, दीवार को साफ करो। इतना ज्यादा काम रहता है वो श्रम का ही। अब मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है तो मुझे कोई चाहिए सहयोगी। चलो मुझे तो मिल गए। कितने लोग को? यदि 50% लोगों को मिलेगा तो 50% लोगों को नहीं मिलेगा। तो फिर वो समानता नहीं बन पाई। तो श्रम वाला पार्ट जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक ये चीजें नहीं है। तो भैया आज थोड़ी सी चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि समय भी हो गया है। जी भैया, बहुत बहुत अच्छी चर्चा हुई। इस पर है ना? स्वयं में विचार करने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग सोचें और फिर अगले सप्ताह इसी को आगे बढ़ाएं। तो समय हो ही गया भैया, यहाँ रुकते हैं। और अगले सप्ताह हम हम्म, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, जी इन भैया। दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। जी भैया, बहुत अच्छा रहेगा। पहले हम सोचते हैं कि पूरा एक बार संविधान को अब पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो मैंने आज जो बिंदु उठाया है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन की विधियों को लेकर। जी भैया, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत और हम जबरदस्त लोग आप। भी अपने ओर से तैयारी कर लें तो बहुत जबरदस्त। जिससे। और रुकते हैं भैया यहाँ सभी। भैया बहुत बहुत ठीक है भैया, धन्यवाद आप। प्रणाम भैया, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते।
आप लोगों ने बहुत धैर्य से मेरी बातों को सुना, सभी को बहुत धन्यवाद। हरिहर हरिहर सभी को। हरिहर। सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम सभी को प्रणाम। नमस्ते। सबको प्रणाम। नमस्ते।